Assalamu alaikum students. Hopefully you all are doing good. These are the timestamps which are also given in description so you could directly reach the required questions. Miscellaneous exercise chapter number 6. We know that miscellaneous exercise is a collection of all previous exercises, so it is a very good revision for all the chapter. सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। फाइंड इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। सबसे पहली चीज क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना है एक चीज। नेक्स्ट है ये आपके पास फंक्शन दिया, उसके बाद एट व्हाट वैल्यू वेरिएबल एफ इनवर्स ऑफ एट व्हाट वैल्यू ऑफ वेरिएबल एफ इनवर्स ऑफ एक्स विल बी अनडिफाइंड। कि एफ इनवर्स ऑफ एक्स कहाँ पे अनडिफाइंड है ये बताना है, वो तब पता चलेगा जब एफ इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड होगा। ठीक है, इसका मतलब पहले इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा, फिर हम दूसरी कंडीशन बता सकते हैं। देन आल्सो फाइंड एफ इनवर्स ऑफ -1। तो x की जगह ही क्या लिखा हुआ है, -1 लिखा हुआ, तो ये भी तब ही पता चलेगा जब आपके पास एफ इनवर्स निकलेगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले हम क्या फाइंड करने की तरफ जाते हैं, वी विल ट्राई टू फाइंड एफ इनवर्स ऑफ एक्स। सॉरी, एफ इनवर्स ऑफ एक्स। सबसे पहले मैं क्या फाइंड करता हूँ, ये फाइंड करता हूँ। ठीक होगी बात। सो फंक्शन क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3x डिवाइडेड बाय 2x-1। ये फंक्शन आ गया। इनवर्स फाइंड करने के लिए, इसीलिए मैंने बताया था कि ये हमारे पास पूरे चैप्टर की रिवीजन होती है, तो वही सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे। पहला स्टेप हमने क्या पढ़ा था कि इनवर्स फाइंड करने के लिए विल पुट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दैट फंक्शन इक्वल्स टू वाई। ये हम सबसे पहला काम करेंगे। लेट करेंगे कि इस पूरे फंक्शन को एक्स के वाई के इक्वल लेंगे और दोनों से एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। दोनों से एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, इन दो को भी कंपेयर करके यहां से भी एक्स निकालेंगे और इन दो को भी कंपेयर करके यहां से भी एक्स निकालेंगे। क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। मैंने इन दो को कंपेयर कर लिया। इफ ए इज इक्वल टू, वैसे ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है, इफ ए इज इक्वल टू बी and b is equals to c, then we can put it as a equals to c, so f of x will be equals to y। ये कंपैरिजन होगा। दूसरा कंपैरिजन किस किस का होगा, 3x डिवाइडेड बाय 2x-1 इक्वल्स टू y। इन दोनों से मैंने क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारा f इनवर्स निकल आएगा नेक्स्ट स्टेप में। x की वैल्यू यहां से क्या निकलती है, f of x is equal to y, then x will be equals to f इनवर्स ऑफ y। f उधर जाके क्या हो गया, f इनवर्स हो गया। ये मेरे पास एक x की वैल्यू निकल आई, इक्वेशन 1 का नाम देते हैं, जो कि एक x की वैल्यू निकली। दूसरी यहां से कैसे निकलेगी, सिंप्लीफाई करेंगे। सो इट कैन बी रिटन एज 3x इक्वल्स टू y मल्टीप्लाई 2x-1। अगर मल्टीप्लाई कर दिया, अगर इसको नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई भी करें तो क्या बन जाता है, अंदर मल्टीप्लाई होने के बाद 2xy एंड y विल बी मल्टीप्लाई विद 1, सो इट वुड बी -y। यहां तक हो गया। अब मैंने फाइंड क्या करना, मैंने फाइंड करना है x। अगर x फाइंड करना है तो x वाली टर्म सेपरेट कर लेता हूँ। x वाली टर्म कौन सी, एक ये वाली है और एक ये वाली टर्म। ठीक है, तो उसको सेपरेट कर लेता हूँ। क्या बन जाएगा मेरे पास, इसको उधर ले जाऊं तो ये बनेगा 3x -2y 2xy इज इक्वल टू, रिमेनिंग टाइम राइट साइड में क्या रह जाएगी, -y। दोनों में से क्या कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा, 3 - 2y इज इक्वल टू -y। x फाइंड करना है तो ये पूरा फैक्टर उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो x कैन बी रिटन एज -y डिवाइडेड बाय 3 - 2y। ये मेरे पास निकला है x इन द फॉर्म ऑफ y और ये निकला है x इन द फॉर्म ऑफ f इनवर्स ऑफ y। नाउ एज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर सेम, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x है, तो दोनों की राइट भी फिर क्या हो जाएगी, सेम आ जाएगी। यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, बाय कंपेयरिंग equation 1 and 2, we can write it as a right side of equation number 1, f inverse of y will be equals to -y over 3 - 2y। ठीक होगी बात। ये मेरा f इनवर्स ऑफ y निकला है। फाइंड मैंने क्या करना था, f इनवर्स ऑफ x।
तो y की जगह क्या रिप्लेस कर दूंगा, x रिप्लेस कर दूंगा। सो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, f इनवर्स ऑफ, दिस implies that f इनवर्स ऑफ x विल बी इक्वल टू माइनस, y की जगह क्या रिप्लेस होता जाएगा, x 3 माइनस 2x। तो ये मेरे पास आ गया है। पहली चीज इसके ऊपर ब्लॉक लगा देता हूँ, एक चीज पहली फाइंड होगी जो उन्होंने फाइंड करने के लिए कहा था। दूसरी चीज क्या थी कि कहां पे f इनवर्स ऑफ x अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड देखो कैसे होता है, फॉर अनडिफाइंड यहां पे लिख सकता हूं f इनवर्स ऑफ x, सिंपल सी बात है, f इनवर्स ऑफ x is given in the form of fraction. So if denominator is equals to 0, then at that point f inverse will be undefined. नीचे 0 आ जाएगा तो आंसर अनडिफाइंड हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं दिस implies that f inverse of x will be undefined when denominator क्या है, 3 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। ठीक होगी बात। अगर ये 0 होगा तो आपका वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहां से x की वैल्यू क्या निकलेगी, इसको उस तरफ ले जाते हैं। तो क्या बना, या इसको इधर रहने तो माइनस 2x इक्वल टू 3, इधर क्या माइनस 3, माइनस दोनों तरफ कैंसिल, x क्या निकला 3/2। तो क्या लिखेंगे, f इनवर्स ऑफ x विल बी अनडिफाइंड एट x इक्वल टू 3/2। 3 इक्वल टू 2 पे क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड। इस पे आ जाएगा f इनवर्स ऑफ x विल बी अनडिफाइंड। ये मेरा क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड। ठीक होगी बात। लास्ट चीज क्या थी, लास्ट चीज ये थी कि f इनवर्स ऑफ -1 भी फाइंड करना था। f इनवर्स ऑफ -1 भी फाइंड करना था। तो क्या लिखेंगे, नाउ एक ये था ना f इनवर्स ऑफ -1, इस क्वेश्चन मार्क ये भी फाइंड करना था। तो क्या कर देंगे, पुट, इसको बेशक आप नाम भी दे सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 का, ताकि इसमें आप पुट कर सको, पुट x इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 3। x इक्वल टू -1 3 में पुट करोगे तो क्या बनेगी, इट वुड बिकम x f इनवर्स ऑफ -1 will be equals to माइनस इंटू x की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 इंटू -1। सिंप्लीफाई देम, इट वुड बी 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2। सो क्या आंसर निकला, f इनवर्स ऑफ -1 विल बी इक्वल टू 1/5। ये मेरे पास आ गया है लास्ट जो चीज पूछी थी उसका आंसर। Now question number 3 is sketch the graph of the quadratic function y equals to -x square minus 4x। एक quadratic इक्वेशन आ गई, उसका हमने ग्राफ बनाना है। Will it ओपन अप और ओपन डाउन, तो दो चीजें बनानी है, एक तो ग्राफ बनाना है, दूसरी चीज क्या बतानी है कि ओपन अप है या ओपन डाउन है। सबसे पहले हम इसी इक्वेशन से देख के बता सकते हैं कि ओपन अप है या ओपन डाउन है। तो जो एक स्टेटमेंट में आंसर है उसको पहले कर लेते हैं, उसके बाद हम ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, तो वो हम डायरेक्टली बता सकते हैं। तो डायरेक्टली कैसे बताते हैं, हमने क्या पढ़ा था कि अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड इफ दिस a इज इक्वल्स टू y, ये आपके पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो अगर आपके पास इफ दिस a इज लेस देन 0, नेगेटिव होगी तो वो क्या हो जाएगी, ओपन डाउन। और अगर ये a इफ दिस a इज ग्रेटर देन 0 तो ये क्या हो जाएगी, ओपन अप। ये ऊपर से ओपन हो जाएगी, ओपन अप। यहां पे हमें क्या नजर आ रहा है, इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्र है तो -1x स्क्र लिख सकता हूँ, -1x स्क्र माइनस 4x। तो a क्या हमें मिला, a इज इक्वल टू -1, इट मींस इट इज लेस देन 0। तो फर्स्ट वाला केस आ गया, लेस देन 0 नेगेटिव आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस ग्राफ विल बी ओपन डाउन, ओपन डाउन। तो मेरा ओपन डाउन हो गया, ये काम हो गया।
ठीक है। दूसरा, अब मैंने ग्राफ बनाना है तो ग्राफ के लिए हमने क्या समझा हुआ, ग्राफ के लिए डायरेक्टली भी आप बना सकते हो, -2 से +2 तक हम लेते हैं, लेकिन मैंने बताया था कि जब आपके पास क्वाड्रेटिक फंक्शंस होते हैं तो आपकी यू शेप बनती है। यू शेप बनने के लिए आप उसका वर्टेक्स का एक्स कंपोनेंट निकाल लेना, जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस पॉइंट के अराउंड ये यू शेप बनेगी। ठीक है, तो वर्टेक्स के एक्स कंपोनेंट का क्या फार्मूला पढ़ा था हमने, एक्स कंपोनेंट ऑफ, अब यहां पे मैं लिख देता हूं फॉर ग्राफ कि अब मैं काम क्या स्टार्ट करने लगा हूं, यहां तक मेरा हो गया। नाउ फॉर ग्राफ, अब ग्राफ के लिए मैं क्या करूंगा, ये सारा काम करूंगा। पहली चीज के वर्टेक्स ऑफ एक्स कंपोनेंट, वर्टेक्स सॉरी एक्स कंपोनेंट ऑफ वर्टेक्स, एक्स कंपोनेंट ऑफ वर्टेक्स, x component of vertex a is equals to -b डिवाइडेड बाय 2a, ये फार्मूला था। और हमारे पास यहाँ पे फंक्शन क्या गिवन है, हमारे पास यहाँ पे फंक्शन जो है वो ये गिवन है, y इक्वल्स टू जो क्वेश्चन में गिवन है -1 x स्क्वायर -4x। ठीक है, तो यहाँ से a हमें क्या मिला, a होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट -1, b क्या मिल रहा है, b होता है, ये हो गया b, ये हमारा a हो गया, और c इसमें हमारा है ही नहीं, तो वो इसका मतलब क्या है, 0 है। सो b इज -4 एंड c इज 0। अब ये सारी चीजें यहाँ पुट करो तो वर्टेक्स का एक्स कंपोनेंट देखो क्या निकल रहा है, -b का मतलब है -b इज -4 डिवाइडेड बाय 2a, c तो खैर जरूरत नहीं पड़ता, 2a, a क्या है -1, सिंप्लीफाई करो क्या बना, -4 डिवाइडेड बाय -2, तो आंसर क्या आया -2। अब ये आपका -2 किस काम का है, ये पहले भी बता चुका हूं, ये -2 का फायदा ये होगा कि अब आपने ये x कंपोनेंट है ना, अब आप जो ग्राफ बनाओगे वो आप -2 से राइट साइड पे भी 2-3 वैल्यूज लिख लोगे और -2 से लेफ्ट साइड पे भी 2-3 वैल्यूज लिखोगे और उसके अराउंड ग्राफ बनाओगे, बजाय इसके कि आप डायरेक्टली -1 से +1 -2 से +2 तक बना दो। आप इस तरह करोगे कि x भी ये -2 से +2 के -2 के राइट साइड पे भी 2 वैल्यू लोगे और लेफ्ट साइड पे भी 2 वैल्यू ले लो। सो मैं यहाँ पे -4 से 0 तक इसी ले लिया, -2 कहाँ पे आ गया, सेंटर पे, और उसके लेफ्ट पे भी 2 वैल्यूज आ गई और राइट पे भी 2 वैल्यूज आ गई। ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 भी मैंने दोबारा लिख दिया जिसमें मैंने वैल्यू पुट करी। सबसे पहले मैं एक तो यहाँ पुट करता हूँ, बाकी डायरेक्टली पुट करूंगा। x की जगह मैं क्या पुट करता हूँ, -4, क्या बनेगा, x पुट करना है, y निकालना है, सो y इक्वल्स टू x की जगह क्या आ गया, फॉर्मूले वाला पहले -4 का स्क्वायर then 4 into -4, so simplify them, it would be -16 and +16, आंसर क्या आ गया मेरे पास, 0, so y will be 0। सिमिलरली -3 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, y इक्वल्स टू माइनस इंटू -3 स्क्वायर। में सारी की सारी क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ, ये जो ऊपर लिखी है ना क्वेश्चन, यहाँ पे मैं y की वैल्यू, x की वैल्यू 1 बाय 1 पुट कर रहा हूँ और y का आंसर निकाल रहा हूँ, माइनस इंटू -3 देन -4 इंटू -3, ये बन जाएगा -3 का स्क्वायर क्या आ गया 9, देन प्लस 4 3 12, 12 - 9 क्या बन गया हमारे पास 3, y क्या निकल आया जी 3। ठीक होगी बात। इसी तरह आप इसमें -2 पुट करोगे तो -2 का स्क्वायर और -2 इंटू ये आएगा 8 माइनस, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको भी करके ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। y इक्वल्स टू माइनस इंटू -2 स्क्वायर -4 इंटू -2, तो क्या बन जाएगा -4 और +8, ये बन जाएगा 4, तो y विल बी इक्वल्स टू 4। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो -1 से हमारे पास क्या आ जाता है जी, y इक्वल्स टू, यहाँ पे साइड में सॉल्व कर लेता हूँ, छोटी कैलकुलेशन इसकी, -1 माइनस इंटू -1 का स्क्वायर एंड -4 इंटू -1, क्या बन गया -1 + 4, आंसर क्या आ गया 3, सो y इज 3। ठीक है, सिमिलरली जब 0 पुट करेंगे तो दोनों ही 0 सॉल्व होकर आंसर क्या आ जाएगा
जीरो। तो ये मेरे पास y की वैल्यू है। अब मैंने देखना क्या है, मैंने ये देखना है कि जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ में सबसे पहली चीज है x पे, अगर आप गौर करो तो x -4 से 0 तक गया है, इसका मतलब है पॉजिटिव पोर्शन तो लिए ही नहीं है। आप ले सकते हो, पहले भी ये चीज बता चुका हूँ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप वैल्यू आगे नहीं ले सकते, अभी आगे भी वैल्यू चलती है और पीछे भी वैल्यू चलती है, लेकिन आप जो वर्टेक्स होता है, मेन वर्टेक्स हमारा क्या निकला था -2, वर्टेक्स के अराउंड राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे 2-3 वैल्यूज आप ले लो तो आपके लिए बेस्ट होंगे। ठीक है, यहाँ पे मेरी -4 से 0 तक आई हुई है, तो मैं एक काम ये करता हूँ कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो बनाऊंगा, लेकिन एक्स एक्सिस में लेफ्ट वाला पोर्शन ले लूंगा, लेफ्ट वाला पोर्शन, इसको थोड़ा सा नीचे बना दो, नेगेटिव पोर्शन नहीं है ये। तो मैंने क्या किया, एक्स का ये 0 आ गया, इसमें एक्स एक्सिस का ये आ गया -1, फिर आ गया -2, देन -3, देन -4। ये मेरा लेफ्ट साइड का पोर्शन आ गया। राइट साइड पे वैसे 1 2 इसी तरह आगे जाएगा, लेकिन वो वैल्यूज ली नहीं है, इसलिए मैंने लेफ्ट वाला पोर्शन बनाया। और मेन देखना है कि y कहां तक गया। y भी अगर हम देखें तो मैक्सिमम कितने तक गया, 4 तक गया। ठीक है, तो 4 तक गया तो y भी मैं एक एक के गैप से फिर ले लेता हूँ, 1 और ऊपर आ जाएगा 2 और ये देन 3 देन 4, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे भी इसी तरह आता है -1 और -2, वैल्यूज है नहीं तो मैंने यहीं तक लिख दिया। अब सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट इज x का -4 और y का 0। x का -4 कहां पे आ गया, ये नेगेटिव x एक्सिस है ना, ये पॉजिटिव x एक्सिस, ये ऊपर पॉजिटिव y है और नीचे क्या है, नेगेटिव y। तो हमारे पास क्या बनेगा, x का -4 और y का 0, यही पॉइंट आ जाएगा, x का -4 और y का 0। देन x का -3, x का -3 ये है, और y का 3, y का 3 ये टॉप पे है, ये आपका डॉटेड लाइन इधर से इधर, यहां से भी ऊपर, तो आपके पास ये आपका रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया। थर्ड वन इज x इज -2, x -2 कहां पे है, लेफ्ट साइड पे, और y इज 4 कहां पे है, टॉप पे। तो आपके पास पॉइंट क्या आ गया, दैट वुड बी द ज्वाइंट पॉइंट, ये आ गया। देन x इज -1 एंड y इज 3, x -1 लेफ्ट साइड पे, y 3 यहाँ पे, तो ये आपके पास आ गया आपका चौथा पॉइंट। लास्ट इज 0 0, ये आपके पास आ गया लास्ट पॉइंट। अब इसको ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये पैराबोला ऑफ डाउनवर्ड शेप, ये आगे भी कंटिन्यू होता है और ये भी आगे कंटिन्यू होता है। तो ये आपके पास इसका फाइनल ग्राफ आ जाएगा। Now question number 4 is find the equation in the form this which cuts x-axis at this and this point and y-axis at this point. अब अगर आप देखो तो हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन है, 1 2 और 3 पॉइंट्स गिवन है, और रिक्वायरमेंट क्या है कि हमने फाइंड क्या करनी है, इक्वेशन फाइंड करनी है, ये आ गया क्वेश्चन मार्क। लेकिन शेप भी दी है कि इस शेप की इक्वेशन है, नजर आ रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इस शेप की इक्वेशन है तो अगर आप गौर से देखो कि इक्वेशन में जब इक्वेशन फाइंड होती है, कभी भी आपने कोई इक्वेशन देखी हो, तो उस फाइनल इक्वेशन में वेरिएबल x और y तो पड़े होते हैं, उसके अलावा बाकी और वेरिएबल नहीं होते, और कोफिशिएंट्स होते हैं 1 2 3 4 नंबर्स वगैरह होते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन जब आ जाएगी, फाइंड हो जाएगी, तो x और y तो वहां पे होंगे, x भी है y भी होगा, लेकिन बाकी कौन सी चीजें नहीं होगी ना। हमारे पास a होना चाहिए, b और c, इनकी जगह क्या होना चाहिए, नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप देखो तो इनडायरेक्टली आपने अगर ये इक्वेशन फाइंड करनी है, सो यू नीड टू फाइंड a b एंड c, ये 3 चीजें आपने फाइंड करनी। ठीक है, 3 चीजें फाइंड करनी है, और उन्हीं 3 चीजों के लिए ये 3 पॉइंट्स भी दिए हों। ठीक है, ये चीज हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जब भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखा होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हो, तो उसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होता है, x, और दूसरा क्या होता है, y। इसी तरह फर्स्ट कंपोनेंट विल बी x एंड सेकंड विल बी y, सिमिलरली x एंड y। तो बेसिकली ये 3 x और 3 y दिए हैं। 1 बाय 1 मैं मेन इक्वेशन में पुट करूंगा और वहां से फिर मैं a b c को कंपेयर करके निकालूंगा। ठीक होगी बात। तो गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है, इसको मैं नाम दे देता हूं, y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। इसको मैं अभी नाम दे देता हूं इक्वेशन 1 का। ठीक है, नाउ फॉर पॉइंट मैं 1 बाय 1 पॉइंट पुट करता जाऊंगा। फॉर पॉइंट
-1 एंड 0, इस पॉइंट के लिए इक्वेशन 1 बिकम्स, अगर ये मैं पॉइंट पुट करूंगा तो मेरे पास इक्वेशन 1 क्या बनेगी। ये पॉइंट पुट करने का मतलब क्या बताया मैंने कि फर्स्ट कंपोनेंट क्या है जी x, और सेकंड कंपोनेंट क्या है जी y। तो अगर मैं ये x और y इसमें पुट करता हूं तो देखते हैं क्या इक्वेशन बनेगी। x की जगह -1 लिखूंगा और y की जगह क्या लिखूंगा 0, इक्वेशन नंबर 1 में। सो इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स लेफ्ट हैंड साइड इज 0 इक्वल्स टू a x की जगह -1 का स्क्वायर, देन b x की जगह -1 प्लस c। So by simplifying it, we will get that a minus b plus c equals to 0। और सिंप्लीफाई तो हो नहीं सकती ना, ए बी सी आपस में सॉल्व हो सकते हैं, तो मैं फिलहाल इसको सेव कर लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 का नाम देता हूँ। ठीक होगी बात। अब यही चीज मैं दूसरा काम करता हूं कि यही काम दूसरे पॉइंट के लिए करता हूं। नाउ फॉर 1 एंड 0, दूसरा पॉइंट हमारे पास कौन सा है 1 और 0। इसके लिए क्या बनेगी इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या बनेगी, x की जगह मैंने क्या लिखना है 1, y की जगह क्या लिखना है 0, x की जगह लेफ्ट साइड पे y है, y की जगह क्या आएगा 0 इक्वल्स टू a इंटू एक्स की जगह 1 का स्क्वायर। ये मैं इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 लिखा हुआ है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहा हूँ। a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस सी, क्या बनेगा इक्वेशन a प्लस b प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास आ गई है जी एक और इक्वेशन, इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है, अभी ये दो देखूं तो मैं अगर इसको आपस में सॉल्व करूं तो b को एलिमिनेट मैं कर सकता हूं, लेकिन उसका कोई खास फायदा मिलेगा नहीं, क्योंकि मुझे किसी वेरिएबल की वैल्यू तो निकलेगी नहीं a b या c में से। तो मैं अभी थर्ड ट्राई करता हूं, मे बी उससे कुछ ना कुछ वैल्यू निकल आए। थर्ड वैल्यू क्या है, देखो थर्ड वैल्यू हमारी क्या है जी 0 और 10। अब ये चीज थर्ड के लिए करता हूं, तो ये हमारे पास बनेगी फॉर 0 एंड 10, ये मेरा x हो गया, ये मेरा क्या हो गया y। इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 बिकम्स, अब मैंने x की जगह 0 लिखना है, y की जगह 10 लिखना है। y क्या है हमारा लेफ्ट साइड पे है, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 10 इक्वल्स टू a इंटू एक्स की जगह 0 का स्क्वायर प्लस b इंटू 0 प्लस c। सो ये भी 0 ये भी 0, c क्या निकल आया 10। मेरे पास एक वेरिएबल की वैल्यू निकल आई, c इज 10। ठीक होगी बात, c इज 10, ये इसको नाम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। अब जरा गौर से देखो, अगर आप इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में एक चीज देखो तो सारी इक्वेशन सेम है, एक में प्लस बी और एक में क्या है माइनस बी है। तो इन दो को ही मैं अगर ऊपर नीचे रखूं तो मैं बी को ही एलिमिनेट कर दूं, मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी ए और सी में, वेरिएबल कम हो जाएंगे। जब वेरिएबल कम होंगे ए और सी में इक्वेशन आ जाएगी, सी की वैल्यू मेरी ऑलरेडी निकल चुकी है, वो मैं उसमें पुट करूंगा तो मेरी ए की भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और फिर ये दोनों किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास जो रिमेनिंग थर्ड रह गया बी, उसकी भी वैल्यू निकले। समझ आ रही बात, तो यहां पुट करते हैं तो देखते हैं क्या आंसर निकलता है। हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 और 3 को मैं ऐड करता हूं ताकि मैं बी को एलिमिनेट कर दूं। ठीक है, नाउ ऐड, नाउ इक्वेशन नंबर 2 प्लस इक्वेशन नंबर 3, उससे क्या फायदा होगा देखो, ऊपर नीचे रखता हूं आपको इजीली समझ भी आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या निकलेगा, इन दोनों को सॉल्व करने से हमारे पास ये b कैंसिल हो जाएंगे, ये बनेगा 2a प्लस 2c इक्वल्स टू 0। उसको उधर ले जाते हैं तो क्या बनेगा a 2a इक्वल्स टू माइनस 2c, 2 से कैंसिल, सो a इज इक्वल्स टू माइनस c। तो a इन द फॉर्म ऑफ c निकला है और c की वैल्यू क्या निकली है, c इज इक्वल टू माइनस c की वैल्यू क्या थी 10, तो यहाँ पे पुट कर दिया 10। ये मैंने कहां से पुट किया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, ऊपर इक्वेशन 4 दी हुई है ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4।
ए हमारे पास क्या निकल आया -10। अब ए और सी आप किसी भी एक इक्वेशन में डालो, आपका बी भी निकल आएगा जो कि 0 निकल आएगा। यहाँ पे ए और सी आप यहाँ पे पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। इक्वेशन नंबर 2 में भी कर सकते हैं, 3 में भी कर सकते हैं। अगर हम 2 में पुट करेंगे देखो क्या बनेगा, ए की जगह 10 डालना है, बी की जगह क्या डालना है -10, और वहां से सी की जगह -10 डालना है, सॉरी ए की जगह -10 डालना है और सी की जगह 10 डालना है। क्या बनेगी, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, पुट ए एंड सी इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 हमारी वैसे है क्या, मैं यहाँ पे रिमाइंडर के तौर पर लिख देता हूँ कि ए थी -b प्लस सी इक्वल टू 0 थी। ये इक्वेशन नंबर 2 थी। तो यहाँ पे ए की जगह उसकी वैल्यू -10, देन -b एज इट इज, प्लस सी क्या था +10 इक्वल टू 0, +10 -10 cancel, -b equals to 0. This implies that b is equals to 0. तो आपके पास a, b और c तीनों आ गए हैं। अब हमारे पास फाइनल आंसर हमने सिर्फ रिप्रेजेंट कर देना है। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो थी उसमें a, b, c और तीनों पुट कर देंगे। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट a, b and A, B and C in equation number 1. So equation number 1 हमारे पास थी y equals to ax square, a is -10, -10x square plus bx था, b क्या निकला है हमारे पास 0x, और प्लस c क्या निकला है जी 10। सिंप्लीफाई किया तो इक्वेशन क्या बनेगी, -10x square plus 10. That will be our required equation. Now question number 5 is for the function f defined f of x is this function, find the value of x. सबसे पहले हमने find इसमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी if this condition is given। ठीक है, इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो हमारे पास f of x वो तो गिवन है यहाँ पे, तो दूसरी चीज क्या है जो कि फाइंड करनी है, f of 3। तो पहले मैं f of 3 फाइंड करता हूं, फिर मैं इसी इक्वेशन में पुट करके वहां से x की वैल्यू फाइंड करता हूं। ठीक होगी बात। तो यहाँ पे मैं पहला काम क्या करता हूँ, f of 3 फाइंड करता हूँ। f of 3 हमारे पास क्या होगा, f of 3 विल बी जस्ट रिप्लेस x by 3। ठीक है, क्वेश्चन में आप क्या करना है, ऊपर जो इक्वेशन दी x की जगह क्या लिख दिया मैंने 3 लिख दिया। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस x की जगह 3 एंड -6, so it would become 9 minus 3 minus 6 क्या बन गया 6 minus 6। so f of 3 will be equals to 0, f of 3 will be equals to 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन इज f of x equals to f of 3। ठीक होगी बात। यहां पे इस कंडीशन में जस्ट दोनों वैल्यूज पुट कर देंगे, f of x हमारे पास क्या गिवन है, ऊपर क्वेश्चन में गिवन। ठीक है, इसको बेशक आप नाम भी दे सकते हो इक्वेशन 1, और f of 3 भी क्वेश्चन में गिवन। यहाँ पे हमने सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 2। तो दोनों 1 और 2 यहाँ पे अगर हम पुट करेंगे यूजिंग 1 एंड 2, इक्वेशन क्या आ जाएगी, f of x उसकी जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी x square minus x minus 6 equals to f of 3 which is equals to 0। जस्ट इसको सिंप्लीफाई करना है और x की वैल्यू निकालें। यहाँ पे हमें नजर आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सिंपल आप मिड टर्म ब्रेक करोगे और इसकी वैल्यू निकालोगे। मिड टर्म ब्रेक के हमारे क्या फैक्टर बनते हैं, x square minus 3x plus 2x minus 6 equals to 0, then x into x minus 3 plus 2 into x minus 3 equals to 0। so x minus 3 into x plus 2 equals to 0। यहां से either x minus 3 is equals to 0 or x plus 2 is equals to 0। so x is 3 और x is minus 2। ये आपके पास आ जाएंगे फाइनल वैल्यूज ऑफ x। Now in question number 6, find the inverse function to convert Celsius to Fahrenheit। Celsius एक स्केल
है टेम्परेचर का, इसी तरह फ़ारेनहाइट दूसरा स्केल है, तो एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्ट करना है। इफ सी इज गिवन एंड यूज इट टू कन्वर्ट 25 सेल्सियस टू सेल्सियस ग्राफिकली। ठीक है, इसको हमने, ये सेल्सियस नहीं, ये फ़ारेनहाइट होगा, तो इसको भी जरा ठीक कर लेना, ये फ़ारेनहाइट है, ये बुक में भी वन मिस्टेक हुई है, ये फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है, अच्छा, इनवर्स फंक्शन के लिए जिस तरह हम पहले करते रहे हैं उसमें हमारे पास होता था एक्स और वाई होते थे, यहाँ पे हमारे पास सी और एफ हो गया, बस ये डिफरेंस है। ठीक है, हमारे पास एक सी हो गया और एफ हो गया, लेकिन इसको हम उससे ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। उसमें तो फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स होता था, उसको वाई लेट करना और दूसरा तीसरा वेरिएबल लेट करना। इसमें हमें लेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हमारे पास दो डिफरेंट वेरिएबल आए हुए हैं। ठीक है, उसमें तो वाई हम खुद से लेते थे, हमने जो इनवर्स का इवन अभी भी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन भी किया है उसमें हम वाई खुद से लेते थे, इसमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इसमें देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास सी गिवन है इन द फॉर्म ऑफ एफ। ये क्वेश्चन देखो, ये हमारे पास क्या है, सेल्सियस इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ एफ। अगर आपने इनवर्स फंक्शन करना है तो नाम से भी हमें आइडिया होता है कि हमने इसी का इनवर्स कर देना है, हमने रिप्रेजेंट करना है एफ इन द फॉर्म ऑफ सी। ठीक है, तो पहला काम ये है, फाइंड इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन करना है जिसमें एफ इन द फॉर्म ऑफ सी। तो अगर आपके पास सी ये गिवन है, सी इज गिवन एज 5/9 एफ माइनस 32, तो ये आपके पास किस फॉर्म में, सी इन द फॉर्म ऑफ एफ। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, रिवर्स, हमने क्या करना है, एफ इन द फॉर्म ऑफ सी, ये हमने फाइंड करना। तो सिंपल सी बात है, यहां से एफ फाइंड करते हैं सी की फॉर्म में, एफ सेपरेट करेंगे, इसको उस तरफ ले जाते हैं, क्या 9 ऊपर जाके सी से मल्टीप्लाई होगा और 5 जाके डिवाइड हो जाएगा, सो इट कैन बी रिटन एज 9/5c, और पीछे क्या रह गया हमारे पास, एफ माइनस 32। अब 32 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो एफ इन द फॉर्म ऑफ सी आ जाएगा। मैं एफ को लेफ्ट साइड पे शो कर रहा हूं ताकि मैं उस तरह की एफ को अकेला हो जाएगा। 32 यहां से लेफ्ट से जाके जो राइट साइड पे 32 था माइनस 32 उधर जाके ऐड हुआ था, तो बेसिकली हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 9/5c प्लस 32। ये मेरे पास आ गया है, पहली रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। इनवर्स फंक्शन क्या आ गया हमारे पास, एफ इन द फॉर्म ऑफ सी। एफ, ये मैंने उसके नीचे लाइंस डाल दी कि एफ हमारे पास क्या आ गया, सी की फॉर्म में आ गया। तो पहली चीज होगी इनवर्स फाइंड हो गया। दूसरी चीज, हमने यूज इट टू कन्वर्ट 25 डिग्री सेल्सियस। अब हमने 25 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, लेकिन कंडीशन ये है कि ग्राफिकली करना है। तो ग्राफिकली मैंने 25 डिग्री, ये सेल्सियस का मतलब है, ये किसकी वैल्यू दी हुई है, सी की वैल्यू दी हुई है, और फाइंड क्या करना है, फ़ारेनहाइट करना है। ये मैंने पहले ही बताया, गलती से लिखा, बुक में ये मिस्टेक हुई है, तो आपने सेल्सियस नहीं फ़ारेनहाइट करना है। सी की वैल्यू दी और एफ फाइंड करना है। अगर ये मैथमेटिकली होता तो बिल्कुल मसला ही नहीं होता। यहाँ पे क्या लिखता मैं, एफ की जगह, सी की जगह क्या लिखता, 25 और उसको सिंप्लीफाई करता और वहां से क्या निकाल लेता, सॉल्यूशन निकाल लेता है एफ का। तो मैं अभी भी ये करता हूँ, पहले इसको मैथमेटिकली निकाल लेता हूँ और फिर उसके अराउंड मैं ग्राफ बना लूंगा। हम चैप्टर, इस पूरे चैप्टर में किस तरह करते रहे, पहले मैथमेटिकल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, फिर उससे ग्राफ की रेंज का आइडिया हो जाता है कि हमने किस वैल्यू के अराउंड ग्राफ लेना है, फिर वही वैल्यू हम ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू किसकी गिवन है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सी इज 25 एंड एफ इज अननोन, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर मैं इसी को नाम पहले दे देता हूँ, ये इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ, तो मैं पुट करता हूँ दोनों यहाँ पे, इक्वेशन वन बिकम्स, क्या बन जाएगी, f is equals to 9/5, c is 25 plus 32, 5 a से कैंसिल, 5 से क्या बन गया, 9 5 45 प्लस 32 क्या बन गया, 77। आंसर मेरा यही आएगा, और किस में आएगा, फ़ारेनहाइट में आएगा, तो इसमें साथ f लिख देता हूँ। तो मेरे पास फाइनल आंसर सेव हो गया कि भाई f आने लगा है जी 77 फ़ारेनहाइट, ये हमारे पास f निकलेगा, और c हमारा क्या है जी 25। लेकिन इसको मैंने ग्राफिकली फाइंड करना था, तो ग्राफिकली कैसे करेंगे, हमारे पास c इक्वल्स टू 25 है और f कितना है जी
77। तो आपको सी का आइडिया होगा। अच्छा, हमने पुट क्या किया, इसमें एक चीज समझने वाली है। हमने खुद से क्या पुट किया है, सी हमने पुट किया है और एफ का आंसर निकला है। इसका मतलब है जहां पे हम ग्राफ में एक्स लेते थे, क्योंकि एक्स हम खुद पुट करते थे, तो x की जगह हमारा c रिप्लेस होगा। ये भी एक बड़ी कॉमन मिस्टेक होती है कि क्या हमने x एक्सिस के लॉन्ग लेना है, क्या y के लॉन्ग लेना है। देखो, x एक्सिस के लॉन्ग हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है, वो वेरिएबल आता है जो हम खुद से वैल्यू पुट करते हैं, और y के लॉन्ग वो होता है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जो कि आंसर से निकलते हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेशन से हमें क्या नजर आ रहा है, हमने पुट क्या किया है, c पुट किया है और आंसर किसका निकला है, f का निकला है। इसलिए x एक्सिस के लॉन्ग c आएगा और जो आंसर है वो हमारा f का निकला है, वो हमारा किसके लॉन्ग बनेगा, y एक्सिस के लॉन्ग। तो x के अराउंड जो आंसर निकला है, c की वैल्यू हमारी क्या निकली है, 25 हमने पुट किया है, और f कितना निकला है, 77। तो मुझे x की रेंज का भी आइडिया हो गया कि x मैंने किस रेंज में लेना है, और y का भी आंसर होगा, आइडिया होगा कि y कितनी रेंज तक आएगा। इसलिए मैं जब ग्राफ बनाऊंगा तो मैं क्या लूंगा, x एक्सिस के लॉन्ग, ये वैल्यूज आपने याद रखनी है, ये वैल्यूज याद रखनी है, रेंज के काम आएगा कि ग्राफ बनाना है तो क्या बनेगा। देखो, ग्राफ में अगर आपने ग्राफ बनाना हो तो हम सबसे पहले बनाते हैं टेबल। ठीक है, टेबल बनाते हैं, टेबल में हमारे पास क्या आ जाता है, एक्स और वाई। ठीक है, टेबल में मैं अगर यहाँ पे ले लेता हूँ एक्स और वाई, अब एक्स के लॉन्ग बेसिकली हमारा क्या होगा, ये एक्स और ये वाई है ना। एक्स के लॉन्ग आप यूं कह सकते हो कि हमारा होगा सी, और वाई के लॉन्ग हमारा क्या होगा, एफ। ठीक है, ये आप अपनी आसानी के इसको यूं भी कर सकते हो, ये हमारा एक्स बाय कर दो, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, अब देखो, हमारे पास मैंने क्या बताया था कि 25 सी था, तो 25 आप यहां पे ले सकते हो, एक सेंटर में 25 ले लो। ठीक है, और 25 से पीछे भी दो तीन वैल्यूज पुट कर दो और आगे भी दो तीन वैल्यूज पुट कर लो, और आप अब यह आपकी अपनी चॉइस है कि आप कितने कितने गैप से पुट करते हो, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी आप पुट कर सकते हो, लेकिन ये लाजमी लेनी है अपनी वैल्यूज। मैंने 25 पुट किया, नेक्स्ट में कर देता हूँ, अच्छा 30 पुट कर देता हूँ और ये 35 पुट कर देता हूँ। इसी तरह पीछे भी 20 पुट कर लेता हूँ और ये क्या कर लेता हूँ, 50। तो मैंने 5-5 के गैप से आगे भी वैल्यू पुट कर दी और पीछे भी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, ताकि थोड़ा डिफरेंट रेंज में हमारे पास आंसर आ जाए। इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, आप कोई भी गैप ले सकते हो, 10-10 का भी ले सकते हो। बस ज्यादा बेहतर यह रहता है कि 25 सेंटर पे रख लो, लेफ्ट राइट पे दो तीन वैल्यूज आप दोनों तरफ पुट कर दो। ठीक है, अब मैं वन बाय वन इसी इक्वेशन में पुट करूंगा। इक्वेशन मेरे पास क्या आई थी, हमारे पास जो वैल्यू निकली थी f इक्वल्स टू, जो फाइनल आपने रेंज निकाली थी 9/5, 9/5, और साथ में था जी c +32, ये मेरे पास थी वैल्यूज। फार्मूला ये था जिसके अंदर मैंने पुट करना था। अब मैं इसके अंदर वन बाय वन ये सारे c पुट करूंगा और सारे f आंसर निकालूंगा। c अगर मैं पुट करूं 15, फॉर एग्जांपल यहाँ पे c पुट करता हूँ 15, तो क्या बनेगा 9/5, c की जगह 15 +32, तो क्या बना, ये से कैंसिल, 9 3 जा 27, 27 +32, 32 +27, ये मेरे पास आ गया 59। तो मेरे पास f निकल आया है जी 59, f क्या आ गया 59। इसी तरह नेक्स्ट पुट करूंगा तो क्या बनेगा, f इक्वल्स टू 9/5, मैं जस्ट c की जगह क्या पुट करता जा रहा हूं, ये वैल्यूज पुट करता जा रहा हूं। पहले मैंने 15 पुट किया, अब मैं 20 पुट करूंगा, फिर 25 30 35 इस तरह सारी पुट कर रहा हूं। ठीक है, 20 पुट करूंगा तो क्या डिफरेंस आएगा, 20 +32, ये से कैंसिल, तो 4 टाइम आ जाएगा, 9 4 जार 36 +32, तो 36 +32 68। तो f इक्वल्स टू क्या आ गया, 68। ठीक, 68 यहाँ पे पुट कर देंगे f की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद इसी तरह आप c की वैल्यू क्या पुट करोगे, 25, c की वैल्यू क्या आ जाएगी 25, इसी तरह c की जगह पुट होगा जो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। 25 पे तो हम वैल्यू निकाल भी चुके हैं, 25 में हमारे पास क्या निकली थी इसकी वैल्यू 77।
ठीक होगी बात। नाउ 30 पुट करेंगे सी की जगह, यहाँ पे 30 पुट करोगे, 35 से कैंसिल, 6 इंटू 9 प्लस 32 ऐड होके हमारे पास सॉल्व होके डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ आंसर आ जाएगा 86। 9 का गैप बन रहा है, 9 का गैप बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह 35 यहाँ पुट करूंगा तो वो कैंसिल होगा, 35 और नीचे 5, 35 7 टाइम्स 7 इंटू 9। तो ये आपने सारा यहीं पे पुट करके मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आपने यहाँ पे आंसर लिखते जाना, ठीक होगी बात। ये मैंने सारी क्या पुट कर रहा हूँ, सी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ और एफ का आंसर निकाल रहा हूँ, ठीक होगी बात। अब हमें ये बता था ग्राफ में अगर आप देखो तो सी की वैल्यू किस एक्सिस पे आएगा, एक्स एक्सिस पे, और एफ कहां पे आएगा, वाई एक्सिस पे, ये तो समझ आ गया। लेकिन सी की रेंज क्या है, सी की रेंज है 15 टू 35। मतलब एक चीज नजर आ गई कि सारी पॉजिटिव वैल्यूज ही ली हुई हैं। और y की रेंज क्या ली हुई है, y की रेंज ली हुई है ऑलमोस्ट 59, समझो 60 के अराउंड से स्टार्ट हुई है और 100 के अराउंड गई, ठीक है। तो सारा पॉजिटिव पैटर्न है हमारे पास। तो यहाँ पे हम नेगेटिव वाला रखते ही नहीं, हम सारा पॉजिटिव ले लेते हैं। यहाँ पे यह आपका एक्स आ गया और ये हमारे पास आ जाता है, ये समझो पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई, नेगेटिव हमें जरूरत नहीं है, ये आपका 0। तो एक्स की वैल्यू आप यहाँ पे क्या ले लेते हो, एक्स की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 35 तक, ये 35 मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो आप एक्स में पैटर्न ले लो, चाहे 0, फिर उसके बाद 10 का ले लो, 10, ठीक है। उसके बाद 20 है, फिर आपके पास 30 है और ये आपके पास 40 है। एक्स में क्या है, एक्स पे कौन सा है जी स्केल, सेल्सियस। वाई पे कौन सा स्केल था जी, फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो सेल्सियस की रेंज देखी 35 तक गया तो मैंने 40 तक ले लिया ताकि उसमें 35 भी कवर हो जाए। अब एफ पे अगर हम देखें तो एफ पे पैटर्न कहां तक जा रहा है, एफ में तकरीबन 100 तक जा रहा है। अगर 100 तक जा रहा है उसमें मेन मार्जिन जो आपका वो कहां से कहां तक है, 59 से 95 तक है, जो यहाँ पे टेबल बना हुआ, ठीक है। लेकिन मैं चलो 100 तक ले लेता हूँ, 100 तक लेता हूँ तो 4-5 पैचेस बना लेता हूँ, 20-20 का पैच ले लेता हूँ, ये मैं आ गया समझो 20। इसी तरह आ जाएगा यहाँ पे 40, देन 60, देन 80 एंड देन लास्ट वन इज 100। ये मेरा हो गया 95 तक, ये कवर हो गया। अब x का 15, y का क्या दे रहा है 59, x 15 विल बी इन बिटवीन 10 टू 20, यहाँ पे आ गया 15। तो x का 15 मतलब सेल्सियस का 15 और y का कितना है 59, तो सेल्सियस का 15 यहाँ से ऊपर जाएगा और 59 का मतलब है बिल्कुल आपका 60 के पास आ जाएगा, 60 से जस्ट नीचे। सो दिस विल बी द फर्स्ट पॉइंट, 59 है 60। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा 20 पे 68, 20 ये है, 20 पे 68 मतलब 68 का मतलब है 60 से थोड़ा सा ऊपर, तो 20 से 68 ये 20 आ गया, 20 से ये यहाँ पे आपका दूसरा पॉइंट आ गया। थर्ड पॉइंट इज 25 एंड 77। 25 कहाँ पे होगा, 20 टू 30 के दरमियान, यहाँ पे आ गया क्या 25, तो 25 से ऊपर जाएगा। और 77 का मतलब 80 के बिल्कुल पास, 80 के बिल्कुल पास, ये आपके पास आ जाएगा थर्ड पॉइंट जिसमें, और यही हमारा मेन आंसर है। हमारा मेन आंसर कौन सा था, ये वाला, क्योंकि उन्होंने 25 पे पूछा था। खैर मैं बाकी सारा ग्राफ कंप्लीट कर लेता हूँ। 30 पे 86, तो 30 से ऊपर लाइन ड्रा करो 30, और 86 का मतलब है 80 से थोड़ा सा ऊपर, तो ये हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आ गया। एंड लास्ट वन इज 35 in between 30 and 40 and 95 is near 100. So this will be my last point. So final answer will be this one. इसको मैं डिफरेंट से लिख देता हूँ ताकि हाईलाइट हो जाए। तो ये मेरे पास आ जाएगा फाइनल आंसर, ये वाला पॉइंट। और ग्राफ अगर हमारा ये बनता है तो फाइनल आंसर मेरा ये वाला पॉइंट, जिसको मैं हाईलाइट भी कर लेता हूँ, विच इज 25 एंड 77। तो ये मेरे पास आ जाएगा सेल्सियस का 25 पे फ़ारेनहाइट कितना होता है 77। यही फाइनल आंसर देना था इसी चीज का। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या फाइंड करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने फाइंड करना है, ये चीज फाइंड करनी है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब एक्स और वाई की वैल्यू होती है, ठीक है। ऐसा पॉइंट जिसमें दोनों ग्राफ मीट कर रहे हैं। ग्राफ कौन कौन से हैं, graphs if of f of x which is this one a linear graph and a quadratic graph। एक मतलब कर्व होगी
यू शेप, और एक मेरे पास स्ट्रेट लाइन होगी, उसका सोल्यूशन फाइंड करना है। सोल्यूशन मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट जहां पे वो दोनों मीट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ग्राफ बनाने से भी पहले हम वो जिस तरह से हम एक्सरसाइज में करते रहे कि पहले हम उसका मैथमेटिकल सोल्यूशन निकाल लेते थे, हमें आइडिया हो जाता था कि x के इस पॉइंट पे y मिल रहा है और x के कितने पॉइंट्स आ रहे हैं उसके अराउंड फिर मैं ग्राफ बना लेता था। ठीक है, सो फर्स्टली वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ x बाय कंपेयरिंग बोथ ऑफ देम, एज वी नो दैट f of x is equals to x minus 2. F of x is also equals to y. Similarly, y can also be equals to g of x. y इसके इक्वल भी होता है, ये किसके इक्वल है, एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 2। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करूं तो दोनों की लेफ्ट साइड क्या है, y और y, दोनों की लेफ्ट साइड सेम है, तो y राइट हैंड साइड भी आपस में फिर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सो वी कैन से दैट बाय comparing 1 and 2 we can say that x square minus 4x plus 2 इज इक्वल्स टू, ये मेरी इसकी राइट साइड लिख दी, कोई भी आप पहले लिख सकते हो, और इसकी राइट साइड क्या है, x माइनस 2। तो दोनों की राइट साइड भी आपस में इक्वल हो जाएगी। यहां से मैं क्या फाइंड करूंगा, वैल्यू ऑफ x, पहले x फाइंड करूंगा फिर y फाइंड करूंगा, तो मुझे मैथमेटिकल सॉल्यूशन मिल जाएगा, और जो वैल्यू ऑफ x मिली होगी खास तौर पर उससे मुझे टेबल बनाने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, यहां से x फाइंड करता हूं, क्या बनेगा, x स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर, इसको तो जाके माइनस किया, माइनस 4x और प्लस x है वो भी इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस x एंड प्लस 2, ये राइट साइड पे माइनस 2 है, ये भी लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो तो हमारे पास क्या बन जाता है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, वही मिड टर्म ब्रेक ऐसे कोई फैक्टर हमारे पास बन जाएगी, x स्क्वायर माइनस 4x एंड माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करके 4 और प्लस माइनस करके माइनस 5। फैक्टर क्या निकले, x कॉमन, x माइनस 4 एंड माइनस 1 कॉमन, x माइनस 4। यहां से दो रूट्स हमारे पास क्या निकलते हैं, x के दो आंसर क्या निकले, दिस इंप्लाइज दैट, यहां पे निकाल लेता हूं कि x माइनस 4 इक्वल टू, एक ये बनेगा, सॉरी मैं इक्वल टू से पहले भी एक स्टेप कर लेता हूं, x माइनस 4 कॉमन, देन x माइनस 1, दोनों का प्रोडक्ट 0। तो मेरे पास आंसर क्या निकले, एक x माइनस 4 इक्वल टू 0, यहां से आंसर क्या निकला, x इक्वल टू 4, एक आंसर। दूसरा क्या आंसर निकला है, 1 बाय 1 दोनों फैक्टर है ना, आइदर दिस फैक्टर इज 0 और x माइनस 1 इज 0, यहां से क्या निकला, x इक्वल टू 1। ये मेरे पास निकले हैं दो आंसर x के। ठीक है, अब मैंने अगर यही y के निकालने हैं तो मैं ऊपर किसी इक्वेशन में पुट करूंगा, y निकालूंगा, जैसा कि हमें नजर आ रहा है कि इक्वेशन नंबर 1 इज लीनियर इक्वेशन विच इज मच मोर सिंपलर इक्वेशन। ठीक है, तो आप उसमें सिंपल इक्वेशन है तो वहां पे आप पुट कर दोगे, x की जगह 1 बाय 1 क्या करोगे, पुट x इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में x इक्वल टू 4 भी पुट करोगे और ये x माइनस 2 है इक्वेशन, तो इसी तरह दूसरी भी पुट करोगे। पहले मैं एक पुट कर लेता हूं, क्या बनेगा, y इक्वल्स टू, इक्वेशन नंबर 1 में x माइनस 2 था, x की जगह क्या आ जाएगा 4 माइनस 2, तो y क्या निकल आया 2, तो मेरे पास y2 आ गया। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन में पुट करोगे तो यहां से दूसरा वाला रूल पुट करोगे, x इक्वल्स टू 1 को भी पुट करो किसमें, इन इक्वेशन नंबर 1 में, तो मेरे पास y क्या निकलेगा, y इक्वल्स टू x माइनस 2 था, x की जगह 1 माइनस 2, सो इट वुड बी माइनस 1। अब गौर से क्या देखना है कि अगर आप देखो आपने x 4 पुट किया है, x अगर आप 4 पुट करते हो तो y क्या निकला है हमारे पास 2, तो मेरे पास x 4 पे y 2 निकलेगा, ये मेरे पास एक पेयर निकलेगा सॉल्यूशन का। इसी तरह x जब आपने 1 पुट किया तो y क्या निकला है माइनस 1, तो x 1 और y इज माइनस 1, सो दैट इज द अदर पेयर ऑफ सॉल्यूशन। ये मेरे पास दिख रहा है दूसरा पेयर सॉल्यूशन का कि ये मेरे पास निकलेगा दो आंसर।
ठीक है, ये मेरा निकला है मैथमेटिकल सॉल्यूशन। अब मैंने इसका क्या निकालना है, दूसरा सॉल्यूशन निकाला है जिसमें ग्राफ बनाने हैं और दोनों वहां से वैल्यूज फाइंड करनी। ठीक है, तो उसका ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले x की वैल्यू मैंने इसीलिए बताया था हूं कि x की वैल्यू से पता चलता है कि ग्राफ किस रेंज में होगा। x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है जी 1। इसका मतलब है आपने ऐसा इंटरवल लेना है जिसमें 4 और 1 कवर हो जाए। ठीक है, मतलब 4 और 1 तक कवर हो जाए। तो आप क्या ले लो, 0 से लेकर 1 से एक नंबर पीछे भी मैंने पुट कर दिया और 4 से एक नंबर आगे भी पुट कर दिया। तो मैं एक ऐसा इंटरवल लेता हूं जिसमें क्या ले लेता हूं, इंटरवल में मैं रेंज ले लेता हूं x की, यहां से x की रेंज x हियर इज y और ये दूसरा y भी, क्योंकि इसमें दो ग्राफ बनने हैं, दो फंक्शन दिए हैं, एक f ऑफ x भी दिया हुआ है और एक g ऑफ x भी दिया हुआ है। y इज f ऑफ x एंड अदर इज y इज g ऑफ x। इसको y1 y2 भी कर सकते हैं, वो भी हो सकता है। ठीक है, x की मेरी क्या डिसाइड हुई है वैल्यूज, 1 कवर करना है ना, इसका मतलब है 1 भी आना चाहिए और 4 भी आना चाहिए। तो मैंने क्या लिया, 1 से पहले भी एक वैल्यू ले ली 0। ठीक है, फिर आगे सारी कवर की, 0 के बाद 1, फिर 2, देन उसके बाद 3, उसके बाद 4, 4 के बाद 5। ये कोई जरूरी नहीं है आप 1 और 4 बस कवर कर लो, बाकी कोई मसला नहीं, 1 2 3 4 भी ले सकते। ठीक है, अब आपने करना क्या है, अब आपने x इक्वल्स टू 0 से लेकर 5 तक पुट करना है, किस में, एक f ऑफ x वाले में भी और दूसरे किस में पुट करना है, g ऑफ x वाले में भी पुट करना है। दोनों फंक्शन में पुट करना है जो कि क्वेश्चन में दिए हुए हैं। ठीक है, पहले मैं पहला ले लेता हूं कि y इक्वल्स टू f ऑफ x, हमारे पास क्या दिया हुआ, f ऑफ x वाज गिवन एज y सॉरी x माइनस 2, x माइनस 2, ये मेरे पास क्या था, y f ऑफ x था। यहां पे मैं सारे पुट करता हूं, देखो 0 पुट करो, x की जगह 0, क्या आएगा, y इक्वल्स टू 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 क्या निकलता है, -2। तो y क्या आ गया आंसर, -2। इसी तरह दोबारा इसमें एक और पुट करता हूं, अगर मैं y की जगह 0 की जगह, अब मैं x की जगह क्या पुट करूं, 1। तो 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 क्या बना, -1। तो y क्या निकला है, -1। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 1 बाय 1 सारे पुट कर रहा हूँ और यहाँ पे आंसर निकलता जा रहा है। फिर अब 2 पुट करूंगा, 2 पुट करूंगा तो 2 माइनस 2 0, देन 3 पुट करूंगा, 3 माइनस 2 1। तो मैं सारे के सारे यहाँ पुट कर रहा हूँ f ऑफ x में, इस वाले में। ठीक है, और आंसर किसके निकल रहे हैं, y के आंसर निकल रहे हैं। ठीक है, x की जगह 4, 4 माइनस 2 2, देन x की जगह 5, 5 माइनस 2 इज 3। ये मेरे पास निकल आए हैं f ऑफ x के आंसर। ठीक है, अब मैंने किसके लिखने हैं, g ऑफ x के आंसर। अब ये सारी x की वैल्यू 0 से लेकर 5 तक अब सब की सब g ऑफ x में पुट करोगे। अभी किस में पुट हो रही थी, f ऑफ x में, इसमें पुट हो रही थी g ऑफ x, मतलब लास्ट वाले में पुट होगी। g ऑफ x यहाँ पे मैंने लिखा है, g ऑफ x किसके इक्वल है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। 1 बाय 1 यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे और 5 तक पुट करेंगे। सबसे पहले 0 पुट कर रहा हूँ, x की जगह 0 पुट कर रहा हूँ, तो क्या बनेगा, x इक्वल टू x की जगह 0, 0 स्क्वायर, एक सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी फिर डायरेक्टली लिखूंगा 4 इंटू 0 प्लस 2। सिंप्लीफाई करोगे तो सिर्फ क्या निकलेगा, 2, y विल बी 2, सो y विल बी 2। ठीक है, अब x का 1 पुट करो आप, नेक्स्ट क्या है 1, x की जगह 1 पुट होगा और y का आंसर निकलेगा। यहाँ 1 पुट करें, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, 1 प्लस 2, ये 3 आपका सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाता है -1। ठीक है, इसी तरह अब x की जगह 2 पुट करोगे, इसी इक्वेशन में g ऑफ x में ही पुट हो रहा है। 2 का स्क्वायर 4, 4 एट देन लास्ट वन इज 2, 6 एंड 4 इंटू -2 -8, तो आपके पास निकल आएगा -2। ठीक है, इसी तरह 3 पुट करेंगे, इसी इक्वेशन में 3 पुट करने से आपका आंसर सिंप्लीफाई करके निकलेगा -1। 4 पुट करेंगे, 4 से इसी में पुट करेंगे तो आंसर निकलेगा 2। 5 पुट करेंगे तो ये निकल आएगा 7। ठीक होगी बात, ये मैंने सारे के सारे x 0 से लेकर 5 तक पुट किए हैं इक्वेशन नंबर 2 में, मतलब g ऑफ x वाली इक्वेशन में। g ऑफ x इज x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2।
ठीक होगी बात। ये टेबल बन गया। लास्ट अब हमने बनाना है इनका ग्राफ के कहाँ पे मीट करते हैं। ग्राफ के लिए मुझे सिर्फ क्या चाहिए होगा, ये टेबल चाहिए होगा। टेबल बना होना चाहिए। टेबल में एक्स की रेंज नजर आ रही है कहाँ से है, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज हैं फ्रॉम 0 to 5। तो मैं एक ऐसा ग्राफ बनाऊंगा जिसमें 0 से 5 तक पॉजिटिव वैल्यूज हों। लेकिन y अगर आप गौर से देखो तो y -2 तक गया है। y ये भी -2 तक गया है, यहाँ पे भी -2 तक गया है। ठीक है, तो नेगेटिव में गया है। तो मैं कुछ पोर्शन इस तरह का बनाता हूं कि x में सारा पॉजिटिव ले लेता हूं, x पॉजिटिव y and this one is negative x, sorry negative y and this one is negative x। ठीक है, x तो मैंने नेगेटिव लेने ही नहीं है, 0 है। उसके बाद 1 2 3 4 5 ये मैं ले लेता हूं x, 1 2 3 4 5। y अगर आप देखो तो y की रेंज कहां तक जा रही है, मैं वन बाय वन देखता हूं। सबसे पहले मैं y f of x वाला देखता हूँ। ये जो y1 है, मैं नाम इसको दे देता हूँ ताकि आसानी है। मैं y1 को देखता हूँ, पहले इसका ग्राफ बनाता हूँ जिसका एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। y1 देखो कहां तक गया, -2 तक गया। मैक्सिमम कितने तक गया है, 3 तक गया। दूसरे में y7 तक गया हुआ है। तो आप इसमें एक काम ऐसे करो, क्योंकि दोनों y को हमें इस तरह से बनाने के लिहाज से हमें दोनों y को देखना पड़ता है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, दो का गैप ले लेता हूँ, 2 देन 4 देन 6 देन 8, ताकि आपका y कहां तक कवर हो जाए, 7 तक y भी कवर हो जाए। नेगेटिव में कहां तक गया, -2, क्योंकि ऊपर जो रखोगे वही नीचे रखना पड़ता है। -2 -4 और नीचे तक गया नहीं है, नेगेटिव में सिर्फ -2 तक गया। ठीक है, अब मैं पॉइंट लोकेट करता हूं। सबसे पहले y1 के, y1 मतलब कि सेकंड रो की बात हो रही है, इस रो की। ठीक है, x का 0 y का -2, x का 0 y का -2, y का -2 कहां पे होता है, ये आपका नीचे आ गया। ठीक है, x का 1 और y का -1, x का 1 राइट साइड पे, y का -1 यहाँ थोड़ा सा नीचे। तो ये आपके पास कुछ पॉइंट इस जगह आ जाएगा। यहाँ पे x का 1 है और y का क्या है, -1। देन x का 2 y का 0, x का 2 आ गया और y का 0 आ गया। ये दूसरा पॉइंट आ गया। ठीक है, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा इधर आ जाएगा। इसको मैं 1 को ताकि क्लियर हो जाए, 1 ऊपर लिख दिया, थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज 3 0, x का 3 राइट साइड पे, y का 1। तो ये आपका नेक्स्ट पॉइंट आ गया, y का 1। x का 4 y का 2, x का 4 और y का 2 इसकी बात हो रही है। x का 4 है तो y का 2। सिमिलरली लास्ट वन इज x 5 एंड y 3, x 5 ये x आ गया और y 3 ये टॉप पे आ गया। तो ये आपके पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। वैसे भी हमें बताइए y इक्वल्स टू f of x इज अ लीनियर फंक्शन, सो इट्स ग्राफ विल बी लीनियर स्ट्रेट लाइन। ये हमारे पास बन गया इसका ग्राफ। ठीक हो गया भाई। दूसरी बात, ये आगे कैरी ऑन होता है, हमने खुद कुछ वैल्यूज ली होती है, इसलिए एरो मैंने दोनों तरफ एक्सटेंड कर दिया। दूसरा ग्राफ अब मैं बनाऊंगा फर्स्ट रो का और थर्ड रो का। x के 0 पे y क्या है जी, 2, x का 0 y का 2, y2 कहां पे है जी, ये पॉइंट आ गया, y का 2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट x1 एंड y इज -1, x1 और y -1 वो दोनों सेम पॉइंट है, यहाँ पे नजर आ गया। तो देखो सोल्यूशन का वैसे भी पता चल जाता है, वो x दैट x whose y is same that will be our solution। x का 1 और y का -1 है, दोनों में -1 है ना। इसी तरह लास्ट सेकंड लास्ट में अगर आप देखो तो x का 4 है और y क्या है, दोनों 2 है। तो यहां से भी पता चल जाता है कि यही इसका सोल्यूशन होगा। खैर ड्रा करते हैं, दूसरा पॉइंट हमारा यही कॉमन आ गया। तीसरा x के 2 पे y कितना है, -2, x का 2 राइट साइड पे, y का 2 नीचे आ गया, ये आपका नीचे पॉइंट आ गया। नाउ x का 3 एंड y -1, x का 3 राइट साइड पे और y -1 थोड़ा सा और पॉइंट ऊपर चला गया। देन x का 4 y का 2, x का 4 y का 2 ये पॉइंट आ गया। x का 5 y का 7, x का 5 राइट साइड में, y 7 आपका ये 8 से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, ये आपका पॉइंट बन जाएगा। ठीक हो गया, तो ये आपके पास ग्राफ कुछ बनेगा इस तरह का पैराबोला। ठीक है, जो कि मैंने क्या बताया कि ये इधर भी एक्सटेंड होता है, इसी तरह ये इस तरफ भी क्या होता है, एक्सटेंड होता है। तो ये हमारे पास दो पॉइंट्स आए हैं जो कि हमारे पास कौन से बन रहे हैं, ये दीज आर टू सॉल्यूशंस। और ये सॉल्यूशन कौन कौन सा बन रहा है, यहाँ पे क्या था, x का 1 और y का -1, ये इसका एक ग्राफिकल सॉल्यूशन। और इस पॉइंट में हमारा क्या बन रहा है, x4 और y2। सो दीज टू आर द फाइनल ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 की आपकी स्टेटमेंट लेंथी है, सॉल्यूशन इतना बड़ा नहीं है, इजी क्वेश्चन है लेकिन स्टेटमेंट लेंथी है, उसको खैर समझते हैं। When medication is taken by a patient, it is slowly used by the body after n hours. यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, n hours के n क्या है, बेसिकली hours है, मतलब टाइम की बात हो रही है। n जो है वो क्या है, टाइम है, ठीक है। एक मेडिसिन है जो कि पेशेंट ले रहा है और वो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी के अंदर यूज होती है। आफ्टर एन आवर, इतनी देर के बाद, अमाउंट ऑफ मेडिसिन रिमेनिंग इन द बॉडी इज गिवन बाय दिस। वो जब बॉडी में लगती है, या बॉडी इंजेक्शन है या वो मेडिकेशन वैसे ले रहा है, मेडिसिन की फॉर्म में ले रहा है, तो वो आपकी बॉडी में कितनी रह जाती है, ठीक है, एन आवर्स के बाद। एन आपके पास 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, कुछ भी हम पुट कर सकते हैं। एन जनरल वैल्यू लीजिए कि एन आवर्स के बाद वो बॉडी में कितनी अमाउंट रह जाती है, उसका ये फंक्शन है। इसका मतलब है ये जो फंक्शन है ये आपकी अमाउंट ऑफ मेडिसिन, रिमेनिंग मेडिसिन है, अमाउंट ऑफ रिमेनिंग मेडिसिन, ये ऊपर लिखा हुआ है कि ये कितनी रह गई है, ये उसका फंक्शन आ गया, ठीक है। अब करना क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एन अगेंस्ट एन। एक एफ एन का ग्राफ बनाना है अगेंस्ट एन, मतलब कि एन के अगेंस्ट। एन आपका एक वैल्यू होगी जो कि पुट करेंगे और एफ एन होगा जो आंसर आएगा, ठीक है। तो एक तरह का ये ऐसे ही है जिस तरह ये x होता है, ये एफ ऑफ एक्स होता है, एफ ऑफ एक्स को क्या लेते हैं, y। तो एक x है और एक क्या है, y है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि आप इनका ग्राफ बनाओ, तो x n में x के लॉन्ग ले लूंगा और f ऑफ n किसके लॉन्ग ले लूंगा, y के लॉन्ग ले लूंगा, ठीक है, ग्राफ तो बन जाएगा। एंड यूज द ग्राफ टू फाइंड व्हेन 20 mg ऑफ मेडिसिन लेफ्ट इन द बॉडी। हमने बताना क्या है, हमने n बताना है, हमने n बताना है और f ऑफ n गिवन है। कैसे, n हमने क्या लिया था, मैंने क्या बताया था, n टाइम है। यहाँ क्या पूछा हुआ है, फाइंड व्हेन देयर इज, व्हेन का मतलब है कब की बात हो रही है, कब का मतलब टाइम पूछ रहे हैं। तो n हमने बताना है, देयर इज 20 mg ऑफ मेडिसिन लेफ्ट। जो मेडिसिन लेफ्ट थी उसको हम किससे डिनोट कर रहे थे, f ऑफ n। सो एफ एन इज बेसिकली गिवन एज 20। mg तो यूनिट है ना, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ एफ एन इज 20। सो इफ एफ एन इज 20 फाइंड n। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप मैथमेटिकली करो तो वो तो बिल्कुल एक स्टेप में हो जाता है, ठीक है। जस्ट एफ एन की जगह 20 पुट करेंगे और n वहां से फाइंड कर देंगे, ठीक है, वहां से कैलकुलेट करेंगे, और लेकिन इसको ग्राफिकली भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं मैथमेटिकल, इससे पहले हम जिस तरह करते आ रहे हैं कि हम उसका मैथमेटिकल सोल्यूशन निकाल लेते हैं, फिर उसके अराउंड हम ग्राफ बनाते हैं। तो मैथमेटिकल सोल्यूशन वैसे इसका क्या होगा, अगर मैं इसी इक्वेशन में पुट करूं, मेरे पास इक्वेशन क्या गिवन है, एफ एन इज 120 इंटू 0.9 रेज टू पावर n। इसमें अगर मैं ये दोनों वैल्यूज पुट करूं, एफ एन 20 पुट कर दूं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 20 विल बी इक्वल टू 120 इंटू 0.9 n। फाइंड मैंने क्या करना है, n फाइंड करना है, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, उधर जाके डिवाइड हो गया, क्या बन गया, 20 डिवाइडेड बाय 120 इक्वल टू 0.9 रेज टू पावर n। ये से कैंसिल, क्या बन गया, 1/6। 1/6 करो या 0.1667 कर लो राउंड ऑफ करके, इक्वल्स टू 0.9 n। फाइंड हमने n करना है, अगर n पावर में हो तो हम कैसे फाइंड करते हैं, n अगर पावर में हो तो बेसिस सेम बनाने की कोशिश करते हैं, अगर वो नहीं बने तो फिर दोनों तरफ लॉग ले आते हैं, क्योंकि लॉग क्या करता है, पावर को स्टार्ट में ले आता है। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ 0.1667 इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 0.9, और पावर जो होती है वो स्टार्ट में आ जाती है। अब इसको तो जाके डिवाइड करेंगे तो n विल बी इक्वल्स टू लॉग ऑफ 0.1667 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 0.9। इन दोनों को आप डिवाइड करोगे तो आपके पास, कैलकुलेटर में सारा पुट करोगे तो n हमारे पास निकल आएगा 17। तो 17 में इस साइड पे लिख देता हूं, तो n मेरा क्या निकल आया, 17। और n था क्या, टाइम इन आवर्स। सो 17 आवर्स अब लिख लो, 17 आवर्स। इसको अरेंज करके लिखे तो क्या निकलेगा, n इक्वल्स टू 17 आवर्स। ये मेरे पास
मैथमेटिकल सॉल्यूशन निकलेगा। अब इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन है। ग्राफिकल सॉल्यूशन बल्कि मैं आपको देता हूं ग्राफिकल सॉल्यूशन, एक हिंट के तौर पे बता देता हूं। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 8 एग्जैक्टली सेम पैटर्न पर है। तो आप उस तरीके से, एक असाइनमेंट है कि आप इसको खुद ट्राई करोगे, इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन आप निकालोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, अ साउंड वेव्स एम्पलीट्यूड ए इज गिवन बाय फार्मूला। ये फार्मूला आ गया, उसका एम्पलीट्यूड गिवन है, ठीक है। वेयर टी इज द टाइम इन सेकंड्स, टाइम गिवन आ गया। एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, टाइम गिवन है, एम्पलीट्यूड का फार्मूला गिवन है, एम्पलीट्यूड आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो बिल्कुल ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि अगर आपके पास टाइम गिवन हो, टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड, ये आप पुट कर लोगे, पुट टी इक्वल टू 5 सेकेंड इन ए, ठीक है, ए ऑफ टी कह लो, ए ऑफ टी में पुट करेंगे विच इज कॉस टी मॉड। एम्पलीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ठीक है। तो यहां पे जस्ट आप इसमें पुट कर दोगे, पुट दिस इन इक्वेशन दिस। तो ये क्या बनेगा, ए ऑफ 5, टी की जगह 5, 2 cos 5, उसका क्या ले लेना है, मॉड। मॉड लोगे तो वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं, वो भी तब लेते हैं जब आंसर आपके पास नेगेटिव आ रहा हो। तो आप क्या लोगे, 2 इंटू कॉस 5 की वैल्यू, सॉरी कॉस 5 की वैल्यू आ जाएगी जो कि इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 0.99 समथिंग आएगी। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 0.99, ये आपके पास बन जाता है 1.99 समथिंग, और इसका मॉड लो तो 1.99 ही आगे, जाहिर सी बात है पॉजिटिव वैल्यू है तो 1.99 या अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 2। सो एम्पलीट्यूड विल बी इक्वल्स टू 2, ये आपके पास आ जाएगा एम्पलीट्यूड। ठीक होगी बात। यहां तक हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी, इवन चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज।